देखो आज की जो ये पर्टिकुलर क्लास है इसमें सी का एक बेसिक रिवीजन, हर एक टॉपिक पे हम लोग एक बेसिक रिवीजन देख रहे हैं, है ना। जिसमें सी क्या होता है, एक बेसिक सिंटेक्स कोड क्या होता है, स्टेटमेंट्स क्या होती है, आउटपुट क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं सी के अंदर, डेटा टाइप्स क्या होते हैं उनके बारे में बेसिक बातें करेंगे। टाइप कन्वर्जन क्या है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट दो टाइप के टाइप कन्वर्जन होते हैं, ये क्या है ना। बेसिक कोड कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं सी के अंदर, ऑपरेटर्स क्या होते हैं सी में, बुलियंस क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है सी के अंदर। उसके अलावा स्विच केस वगैरह क्या होते हैं सी के अंदर, स्विच केस क्यों आया, क्या यूज़ था इसका। फिर लूप के बारे में समझेंगे, लूप क्या होते हैं, कौन कौन से लूप होते हैं, जैसे वाइल लूप होता है सी में, फिर डू वाइल लूप होता है और एक फॉर लूप होता है। तो इन तीनों लूप में फ़र्क, अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं। और नेस्टेड लूप के बारे में समझेंगे, नेस्टेड लूप क्या है। ब्रेक कंटिन्यू के बारे में समझेंगे, ब्रेक कंटिन्यू क्या होता है सी के अंदर। उसके अलावा एरे के बारे में समझेंगे, एरेस क्या होते हैं सी में, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रिंग के बारे में एक इन्फॉर्मेशन लेंगे कि स्ट्रिंग क्या होती है। बाकी लैंग्वेजेस के अंदर स्ट्रिंग को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं, लेकिन सी के अंदर स्ट्रिंग को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाते हैं, तो वो भी देखेंगे स्ट्रिंग्स होती क्या है बेसिकली। फिर यूज़र इनपुट के बारे में समझेंगे। यूज़र आउटपुट तो हम लोग देख ही रहे हैं, जैसे प्रिंटफ फंक्शन होता है आउटपुट के लिए, लेकिन इनपुट के लिए भी समझेंगे कि इनपुट कैसे लेते हैं। मेमोरी एड्रेस के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, सी पॉइंटर्स को समझेंगे क्या है, फंक्शंस वगैरह के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा कोशिश करेंगे। रिकर्जन समझेंगे क्या होता है, और फाइल से रिलेटेड काम समझेंगे, जिसमें हम लोग किसी फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं सी में। बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में सी का एक हम रिवीजन रखने वाले हैं, जिसमें अगर किसी ने सी बहुत जल्दी में भी कर रखा होगा तो उसका सी थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। और एक डिटेल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टॉपिक्स उसको आ जाए, जैसे क्या कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, या वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन कम से कम वो बता पाए। सी की बात करते हैं तो सी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिनको डेनिस रिची सर ने बेल लैबोरेटरीज के अंदर 1972 में क्रिएट किया हुआ, ठीक है। 1972 में बेल लैब का नाम है बेल लैब, उसमें उन्होंने क्रिएट किया हुआ था। और सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्टेड है, मतलब क्लोजली कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया हुआ था, है ना। बिकॉज मच ऑफ यूनिक्स वॉज रिटन इन सी, मतलब सी का यूनिक्स का जो ज़्यादा से ज़्यादा कोड है वो किस में लिखा हुआ है, सी के अंदर। इसलिए स्ट्रांगली कनेक्टेड, या फिर बोल सकते हैं क्लोजली कनेक्टेड टू यूनिक्स। सी लैंग्वेज जो है वो यूनिक्स से ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। अब बेसिक कोड ऑफ सी, एक बेसिक सा कोड समझ लें। सी लैंग्वेज तो समझ में आ गई हमको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मशीन से कम्युनिकेशन करने के लिए, और उन्हीं लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज होती है सी। ऐसे ही और होती है C++, फिर होती है जावा, पाइथन, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से एक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी है हमारे पास। और इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम मशीन से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और मशीन की भाषा अलग होती है, जो कि होती है मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज 0101। और ह्यूमन की भाषाएं अलग होती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू। इसीलिए सी का हमने इस्तेमाल करा। और सी का जो कोड होता है, या फिर सी का जो तरीका होता है लिखने का, वो होता है इंग्लिश और स्पेशल कैरेक्टर्स से। आप इंग्लिश और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की हेल्प से सी का कोड लिख सकते हो। और जो कोड हम लोग लिखते हैं, जैसे एक एग्जांपल कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सी का ही एक बेसिक सा कोड है। इस सी के बेसिक कोड में इंग्लिश है, प्रिंटफ दिख रहा है, इंट दिख रहा है, मतलब कुछ इंग्लिश वर्ड्स दिख रहे हैं, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, जैसे करली ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, लेस देन, ग्रेटर देन, हैश, ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, और इंग्लिश दिख रही है। ये कॉम्बिनेशन से एक लैंग्वेज बनती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं सी। बस इतना सा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है, एक ऐसी भाषा जिसको इंसान आसानी से सीख सकता है और अपने अकॉर्डिंग उसमें अपने स्टेटमेंट्स दे सकता है, अपने कमांड्स दे सकता है मशीन को। अब मशीन को ये भाषा नहीं आती, मशीन को सी नहीं आती है, ना C++ आती है, ना हिंदी इंग्लिश आती है। मशीन को सिर्फ आती है मशीन लैंग्वेज 0101। अब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब ह्यूमन लैंग्वेज के कोड को, ये हमारा ह्यूमन लैंग्वेज कोड है,
ये हमारी भाषा में लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो इस ह्यूमन लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक कंपाइलर होता है, और कंपाइलर का ही मेन काम जो होता है वही होता है कि एक सेम लाइक अ ट्रांसलेटर। जो कंपाइलर होता है वो एक ट्रांसलेटर जैसा होता है। कैसा ट्रांसलेटर क्या करता है? वो ट्रांसलेट करता है, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम कंपाइलर का होता है। तो ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम कंपाइलर का है, और फिर से मशीन ने जो भी आउटपुट दिया वो मशीन लैंग्वेज में देगा, फिर मशीन लैंग्वेज को फिर से ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम अगेन कंपाइलर का है। दैट्स इट। ये बेसिक सा सी का कोड है जिसमें यहाँ पर हेडर फाइल लाइब्रेरी को इंक्लूड किया हुआ है। ये इंटीजर रिटर्न टाइप का एक फंक्शन है जिसका नाम है मेन। ये मेन फंक्शन रिटर्न करता है इंटीजर जैसे 0। तो यहाँ पर हमने इंटीजर लिखा। एंड देन प्रिंटफ एक आउटपुट फंक्शन है जिससे हम स्क्रीन पर आउटपुट ले सकते हैं। जैसे प्रिंटफ लिखा मैंने और यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो ये स्ट्रिंग आउटपुट करना है, या फिर ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसको स्क्रीन पर आउटपुट करने के लिए हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बेसिक सा सी का कोड है। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, अपन सिर्फ हम लोग टॉपिक्स कवर कर रहे हैं ताकि रिवीजन हो जाए। और रिवीजन कब होगा? जब आपको पहले से ये सब चीज़ें आती होगी तब रिवीजन हो। तो ये एक रिवीजन वीडियो है, ये एक लर्निंग वीडियो है ही नहीं। इसमें आप सीख तो कुछ पाओगे ही नहीं, नया कुछ सीखना है तो इसमें तो नहीं सीख पाओगे, ठीक है। उसके लिए डेडिकेटेड कुछ क्लासेस हैं, वो अलग से वापस वीडियोस वगैरह देखनी पड़ सकती है आपको। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक रिवीजन होगा कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती है। चलो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब क्या होता है? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स मतलब होता है कुछ रूल्स होते हैं जो किसी भी कोड को लिखने के होते हैं, या किसी भी भाषा को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे हिंदी लिखने का कुछ रूल्स है, इंग्लिश लिखने के कुछ रूल्स हैं, ऐसे ही कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लिखने के भी रूल्स हैं। रूल्स टू राइट एनी कोड और लैंग्वेज सेम लाइक हिंदी और इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज। कोई सी भी जो भाषाएं होती हैं सभी भाषा को लिखने के रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। उन नियम को ही हम लोग सिंटेक्स कहते हैं। जैसे ये एक सी का कोड है, इस कोड को लिखने का यही तरीका है। मतलब आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाने ही पड़ेंगे, सेमीकोलन्स लगाने ही पड़ेंगे। जब आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो तो उसके एंड में आपको सेमीकोलन लगाना ही पड़ेगा। अगर कोई रिटर्न टाइप फंक्शन है तो आपको यहाँ पर उसका रिटर्न टाइप देना ही पड़ेगा। अगर कोई फाइल इंक्लूड करनी है तो उसका तरीका ये है, मतलब ये रूल है कि हैश इंक्लूड लिखना पड़ेगा आपको, और ऐसे इसके अंदर ही, इन ब्रैकेट्स के अंदर ही आपको उस फाइल का नाम लिखना होगा जिस फाइल को आपको इंक्लूड करना है। तो ये कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को ही हम लोग सिंटेक्स कहते हैं, ठीक है। इस टाइप से कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं हम लोग, तब जाके हम एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख सकते हैं। और अगर हम इन रूल्स को फॉलो ना करें तो फिर हमारा जो कंपाइलर है वो एरर देगा, क्योंकि उस कंपाइलर को वही रूल्स पता है, सी के रूल्स पता है, और आपने कुछ रूल्स ब्रेक कर दिए। फॉर एग्जांपल आपने ये कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज करना भूल गए, तो ये रूल ब्रेक हो गया। अब रूल ब्रेक हो गया तो कंपाइलर बोलेगा कि ये तो रूल में है ही नहीं, अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो वो एरर देगा, इसलिए हमको सारे रूल्स को फॉलो करना है, और उन्हीं रूल्स को हम लोग सिंटेक्स कह सकते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं सी स्टेटमेंट्स पे। स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट इज कमांड गिवन टू कंपाइलर दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन। स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट एक कमांड होती है जो कंपाइलर को हम लोग देते हैं, ठीक है, और कंपाइलर उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और कंप्यूटर को समझाता है। जैसे मैंने अपने कोड में लिखा ये प्रिंट कर देना, तो ये एक स्टेटमेंट होती है, प्रिंट एफ दिस, तो ये एक स्टेटमेंट हो गई है, और इस स्टेटमेंट को कंपाइलर कंप्यूटर को समझाता है। ये होती है स्टेटमेंट्स, और जो भी स्टेटमेंट्स होती है सी के अंदर वो एंड होती है सेमीकोलन से। नेक्स्ट अपन आते हैं आउटपुट पे। सी में आउटपुट करने के लिए हमें एक फंक्शन मिलता है प्रिंटफ। इस फंक्शन के अंदर जो भी आप डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखोगे वो आपको स्क्रीन पर आउटपुट होगा। आप किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाहते हो स्क्रीन पर, जैसे एक वेरिएबल है अपने पास इंटीजर, तो उस वेरिएबल को अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर की ज़रूरत लगेगी, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। अभी बेसिक सा है कि सी में आउटपुट करने के लिए हमें प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करना है, और डबल इन्वर्टेड के अंदर जो भी आप टेक्स्ट दोगे, जो भी वर्ड्स दोगे, उसको आप आउटपुट करवा सकते हो। नेक्स्ट अपन आते हैं कमेंट्स इन सी। कमेंट्स क्या होती है? कमेंट्स आर नोट्स फॉर ह्यूमंस, मतलब हमारे लिए ही नोट्स होते हैं कमेंट्स। दे हेल्प एक्सप्लेन कोड एंड मेक इट ईजियर टू रीड। जो कोड को एक्सप्लेन करने में या फिर कोड को ईजी तरीके से पढ़ने में आपकी मदद कर सकते हैं, उनको कमेंट्स कहते हैं। कमेंट्स दो टाइप के होते हैं सी में।
सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट एक लाइन में आ जाता है, और मल्टी लाइन कमेंट से अगर कोई कमेंट बड़ा है तो उसको मल्टी लाइन कमेंट में रखते हैं। ठीक है, कमेंट्स क्यों यूज़ होते हैं? बेसिकली कमेंट्स आर नोट्स फॉर ह्यूमंस, मतलब हम ही लोगों के लिए, मतलब कोई नेक्स्ट डेवलपर होगा, कल से दूसरा कोई डेवलपर आ रहा है तो उस डेवलपर के लिए हम लोग नोट्स लिख के जाते हैं उसी कोड के अंदर। हमारी भाषा में लिख सकते हैं लेकिन उसको कमेंट में रखना पड़ेगा। सिंगल लाइन कमेंट कैसे यूज़ होता है? डबल फॉरवर्ड स्लैश। यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे तो वो कमेंट होगा, और ये कोड चलता नहीं है, कंपाइलर इस कोड को इग्नोर करता है। ठीक है, इस कोड को कंपाइलर नहीं पढ़ेगा, ये सिर्फ होता है ह्यूमंस के लिए, ठीक, मशीन के लिए नहीं होता। नेक्स्ट अपन आते हैं वेरिएबल्स पे। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स कंटेनर्स होते हैं जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। और डेटा क्या होता है? किसी का नाम, नंबर, ईमेल, फ़ोन नंबर, जो भी वो डेटा होता है। उस डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक कंटेनर होता है, उसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जैसे किसी का मोबाइल नंबर स्टोर करना है, कोई कैरेक्टर स्टोर करना है, हम लोग वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर पे। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? किसी भी फॉर्मेट का स्पेसिफाइड करना। जैसे एक वेरिएबल बनाया हमने यहाँ पे, एक एग्जांपल वेरिएबल यहाँ पर है जिसमें ये वेरिएबल का नाम है, ये वेरिएबल की वैल्यू है, और ये उसका डेटा टाइप। मतलब इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा आने वाला है ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे इंट आने वाला है, इंट मतलब होते हैं नंबर्स, मतलब इंटीजर्स। जैसे मुझे यहाँ पे इस वेरिएबल माई नम के अंदर मुझे स्टोर करना है 15, तो 15 क्या है? नंबर है, नंबर मतलब इंटीजर है। तो ये किस टाइप का डेटा है? इंटीजर टाइप का। तो मुझे वेरिएबल के नाम से पहले इंटीजर लिखना पड़ेगा, मतलब इंट लिखना पड़ेगा। दैट्स इट, ये होता है डेटा टाइप। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे इंट माई नम, वेरिएबल का नाम, एंड देन वैल्यू। अब इस वेरिएबल को अगर मुझे प्रिंट करना है, तो जैसे मैं अभी आपको बता रहा था यहाँ पे कि नॉर्मल टेक्स्ट को प्रिंट करना है तो डबल इन्वर्टेड के अंदर आप प्रिंटफ के अंदर यूज़ कर सकते हो। मतलब प्रिंटफ फंक्शन के अंदर डबल इन्वर्टेड में आप कुछ भी लिखोगे तो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी वेरिएबल को प्रिंट करना है उस टाइम पे आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर आपके पास इंटीजर वेरिएबल है और अगर आप इंटीजर वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपको %t का यूज़ करना पड़ेगा। %t का यूज़ करके आप किसी इंटीजर को प्रिंट कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपके पास कैरेक्टर वेरिएबल है तो %c, अगर आपके पास फ्लोट वेरिएबल है तो %f फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करके आप उन वेरिएबल्स को भी प्रिंट कर सकते हो। नेक्स्ट अपना आता है डेटा टाइप। डेटा टाइप होता है क्या है ये समझ लो सिर्फ। किसी भी डेटा का टाइप, डेटा क्या होता है? जैसे किसी का नाम हो गया, किसी का रोल नंबर हो गया, किसी का मोबाइल नंबर हो गया। तो रोल नंबर है तो वो इंटीजर में होगा, मतलब नंबर्स में होगा। या किसी का नाम है तो फिर वो स्ट्रिंग में होगा, स्ट्रिंग, या फिर बोल सकते हैं स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग होती है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का समूह, वर्ड्स का समूह, उनको अपन बोलते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग होगी। तो ये डेटा अलग अलग टाइप्स हैं। किसी की एज है तो वो इंटीजर में होगी, किसी का परसेंटेज है तो वो दशमलव में होगा, दशमलव मतलब होती है फ्लोट। कोई किसी का ग्रेड है, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो वो कैरेक्टर में होगा, एक सिंगल कैरेक्टर तो केयर टाइप का। इसी टाइप से हर एक डेटा का टाइप होता है, उसी को हम लोग डेटा टाइप बोलते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं टाइप कन्वर्जन पे। टाइप कन्वर्जन मतलब क्या होता है? एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना, ये टाइप कन्वर्जन होता है। और सी में दो टाइप से टाइप कन्वर्ट किया जा सकता है। एक होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, एक होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट मतलब होता है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। कैसे होता है ये? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्लोट वेरिएबल है जिसका नाम है माई फ्लोट और उसकी वैल्यू है 9। अब मतलब वेरिएबल हमारे पास फ्लोट है लेकिन वैल्यू हमारे पास क्या है? इंटीजर है। तो ये ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्ट कर देगा, मतलब इस 9 को, मतलब इस इंटीजर को ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा फ्लोट में। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन। समझो, हमारे पास एक वेरिएबल है फ्लोट, माई फ्लोट इक्वल्स टू 9, मतलब इंटीजर है। अब हम जब इसको प्रिंट करेंगे इस माई फ्लोट वेरिएबल को, तो मैंने लिखा प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर %f क्योंकि फ्लोट वेरिएबल है, एंड देन माई फ्लोट इस वेरिएबल का नाम। तो मुझे आउटपुट स्क्रीन में क्या दिखेगा? 9.0000। क्यों दिखेंगे? क्योंकि इस इंटीजर को इसने ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्ट कर दिया और इस इंटीजर की वैल्यू इसने स्टोर करी है 9.000। इसी को हम लोग इम्प्लिसिट कन्वर्जन या फिर ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। एक और है अपने पास एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, मतलब मैनुअली टाइप कन्वर्ट करना, हम खुद करेंगे। यहाँ पर ये खुद हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, इंटीजर को फ्लोट बना दिया। यहाँ पर हम खुद कर रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों इंटीजर है, इन दोनों इंटीजर्स को हम मैनुअली चेंज कर रहे हैं कि ये दोनों फ्लोट हो जाए। तो मैंने लिख दिया फ्लोट।
तो अब ये 5.0 और 2.0 ऐसा हो गया। और सी में एक बेसिक सा रूल है कि जब आप सेम टाइप का डेटा कैलकुलेट करते हो तो सेम टाइप का ही रिजल्ट आपको आउटपुट में आता है। जैसे 5.0 डिवाइडेड बाई 2.0 करोगे तो ही आपको आउटपुट में 2.50 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, और ये मुझे सही आउटपुट चाहिए था, इसीलिए मैंने यहाँ पर फ्लोट कन्वर्जन यूज़ किया, मतलब एक्सप्लिसिट यूज़ किया, मतलब मैनुअली टाइप कन्वर्ट कर दिया। इन दोनों का टाइप कन्वर्ट कर दिया हमने फ्लोट, दैट्स इट। इस सम को मैं प्रिंट करूँगा तो 2.500 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं कॉन्स्टेंट्स पे। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स बहुत सारी रियल वर्ल्ड वैल्यूज़ होती है, कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ होती है। जैसे पाई की वैल्यूज़ हो गई, पाई की वैल्यू फिक्स्ड है। वैसे ही 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ये सब फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं। ऐसी फिक्स्ड वैल्यूज़ को हम स्टोर करने के लिए कांस्टेंट वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल्स मतलब फिक्स्ड वैल्यूज़ होती है। जैसे ये पाई की वैल्यू है, ये 3.14 पाई की वैल्यू है, तो मैं एक वेरिएबल बना लूँ पाई वैल्यू करके, और ये पॉइंट में है तो मैंने फ्लोट लिखा, और ये वैल्यू को कोई चेंज ना कर पाए आगे इन फ्यूचर, इसलिए मैं इस वेरिएबल को कांस्टेंट वेरिएबल बना देता हूँ कॉन्स्ट लिख के। CONST ये कीवर्ड यूज़ करके आप किसी वेरिएबल को कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हो। और अगर कोई वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल बन चुका है दैट मीन्स उसकी वैल्यू अब चेंज नहीं हो सकती। चेंज नहीं हो सकती का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर भी वैल्यू नहीं डाल सकते। यहाँ पर अगर 3.15 से मैं 3.18 कर दूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन इसी की वैल्यू जैसे 3.14 से मैं आगे जाके फिर से अगर मैं ये लिखता हूँ पाई वैल्यू लाइक दिस इक्वल्स टू 3.16 ऐसे, तो अब नहीं कर सकता, मतलब ये चीज़ नहीं कर सकता। इसको चेंज बोलते हैं, इस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार कोई वेरिएबल अगर कांस्टेंट वेरिएबल बन चुका है तो उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। वो वेरिएबल अब रीड ओनली वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू को सिर्फ आप पढ़ सकते हो, सिर्फ यूज़ कर सकते हो, ना कि उसको चेंज कर सकते हो। और ये वेरिएबल्स का इस्तेमाल इसीलिए होता है क्योंकि रियल वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है कि उसको चेंज कर दो आप। जैसे एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, डेज इन अ वीक, आवर्स इन अ डे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, ये फिक्स्ड है। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, ये फिक्स्ड है। ठीक है, एक महीने में कितने घंटे होते हैं, ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड है क्या एक महीने में? नहीं, हर महीने में अलग अलग दिन भी होते हैं, तो फिक्स्ड नहीं है। एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, ये फिक्स्ड है। एक घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, ये भी फिक्स्ड है। तो ऐसी बहुत सारी फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं या फिर कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, उनको स्टोर करने के लिए हम कांस्टेंट वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी ऑपरेटर। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन जब हमें दो वैल्यूज़ के बीच में करवाने होते हैं तो हमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है। और सी में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर्स। इन ऑपरेटर्स की हेल्प से मैं दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ के बीच का कैलकुलेशन कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है बुलियन। अच्छा, किस टाइप का कैलकुलेशन, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस, ये सब निकालना है मुझे, तो ये सब है हमारे पास। जैसे अर्थमेटिक में ये सब आते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। असाइनमेंट में हम असाइनमेंट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सब चीज़ें। कोई वैल्यूज़ को कंपेयर करना है तो मुझे कंपेरिजन ऑपरेटर्स मिलते हैं। लॉजिकल वाइज चेक करना है, एंड और नॉट वगैरह लगाने हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर्स मिलते हैं मुझे। बिटवाइज ऑपरेटर्स भी मिलते हैं मुझे, स्पेसशिप ऑपरेटर्स वगैरह। ठीक है, ये ऑपरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बुलियंस पे। जब हमें किसी वेरिएबल के अंदर या फिर फॉर एग्जांपल हमारे पास यस, नो, ऑन, ऑफ या ट्रू फॉल्स ऐसी ही वैल्यू है और इन वैल्यूज़ को आपको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, तो इन वैल्यूज़ को हम लोग बुलियन वैल्यू कहते हैं। या फिर ये कहो कि ट्रू फॉल्स अगर मुझे स्टोर करना है तो मुझे एक बुलियन टाइप का वेरिएबल चाहिए, बुलियन डेटा टाइप का एक वेरिएबल चाहिए। जैसे नॉर्मल वेरिएबल हमने अभी ऊपर बनाया था, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ऐसे हम लोगों को एक और वेरिएबल चाहिए विच इज़ बुलियन। और बुलियन क्यों है ये? क्योंकि ये ना तो डबल इन्वर्टेड में लिखा सकता है, इसको आप डबल इन्वर्टेड में लिख दोगे तो ये तो स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, और बुलियन ट्रू मतलब क्या होता है 1, फॉल्स मतलब होता है 0। इन प्रोग्रामिंग यू विल नीड अ डेटा टाइप दैट कैन ओनली हैव वन ऑफ टू वैल्यूज। आपके पास एक सा भी डेटा आएगा या ऐसा भी होगा कि आपको दोनों में से एक ही वैल्यू को स्टोर करना है, जैसे यस, नो, ऑन, ऑफ, ट्रू, फॉल्स।
जैसे इस प्रोग्रामिंग फन, इसका आंसर क्या रखोगे आप, यस और नो, ठीक है। इस प्रोग्रामिंग फन, इसका आंसर आप रखोगे यस या नो, या ट्रू या फॉल्स। उस टाइम पे आपको बूलियन डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी और ट्रू फॉल्स को ही बूलियन बोल सकते हो। नेक्स्ट अपन आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे, इफ एल्स। जब हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करना है, जैसे a लेस देन b, a लेस देन इक्वल्स टू b, a ग्रेटर देन b, या जो भी कंपैरिजन करने हैं, और ये कंपैरिजन के ट्रू होने पर ही कोई कोड चलवाना है, तो हमें इफ एल्स और एल्स इफ की जरूरत पड़ने वाली है। मतलब कोई कोड है जो आपको किसी स्टेटमेंट के ट्रू होने पर ही चलाना है, तो हमें इफ एल्स की जरूरत पड़ने वाली है। मतलब इफ एल्स की यूज कब होता है, जैसे कोई कोड है, जैसे यू आर एलिजिबल, मान लो एक प्रिंट एफ है और उस प्रिंट एफ के अंदर क्या लिखा हुआ है, यू आर एलिजिबल, और ये जो प्रिंट एफ कब चलना चाहिए, जब कोई कंडीशन ट्रू हो तभी। तो आप a ग्रेटर देन b लगा के, b ग्रेटर देन c लगा के, जो भी कंडीशन आप मतलब चाहते हो। कुल मिलाकर इफ एल्स में होता ये है कि अगर आपको कोई कोड किसी कंडीशन के ट्रू होने पर ही चलाना है, तो आप इफ एल्स का यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं स्विच केस पे। जब आपको बहुत सारे इफ एल्स लगाने पड़ रहे हैं, तो आप स्विच केस का इस्तेमाल करके भी इसी काम को कर सकते हो। जब आपको बहुत सारे इफ एल्स यूज करने पड़ रहे हैं, इफ मतलब होता है यदि, एल्स मतलब होता है या, और इफ एल्स मतलब क्या होता है, अच्छा एल्स इफ क्या होता है, देखो एक कंडीशन को चेक करना है तो इफ लगा लो, और इस कंडीशन के फॉल्स होने पर कुछ और चलाना है तो एल्स लगा दो, और अगर मेरे को दो कंडीशन चेक करनी है तो इफ लगाओ फिर एल्स इफ लगाओ, मतलब ये चलेगा या तो ये चलेगा। अब इसको डिटेल में तो पढ़ना पड़ेगा आपको अलग से, लेकिन इफ एल्स और एल्स इफ ऐसा काम करता है, और एल्स करता है लास्ट, मतलब डिफॉल्ट। इफ भी नहीं चला, एल्स इफ भी नहीं चला, तो एल्स चलेगा। नेक्स्ट अपन आते हैं स्विच पे। तो स्विच में क्या है, जब आप बहुत सारे इफ एल्स नहीं लगाना चाहते हो, तो फिर आप स्विच केस का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको सिंपल एक्सप्रेशन देना है, और ये एक्सप्रेशन जिस केस से मैच होगा वो कोड चल जाएगा, बाकी कोई कोड नहीं चलेगा। अगर ये केस मैच हो गया तो ये कोड चलेगा और कोड ब्रेक हो जाएगा, ये केस मैच होगा तो ये कोड चलेगा, कोड ब्रेक हो जाएगा। दोनों ही केस नहीं चले तो फिर डिफॉल्ट वाला कोड चलेगा, एंड दैट्स इट। ये होता है स्विच केस। नेक्स्ट आते हैं लूप पे। लूप बहुत काम की चीज़ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। लूप कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। लूप के अंदर जो भी कंडीशन आप दे रहे हो, वो कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक अंदर के कोड को लूप चला सकता है, रिपीट। उससे क्या होगा कि आपको बार बार वही सेम कोड नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे आपको 1000 बार प्रिंट करवाना है हेलो, तो आपको 1000 बार प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, उस लूप को 1000 बार चलवा दो, है ना। ठीक है, ये होते हैं लूप्स। अब लूप सी में बहुत सारे होते हैं, जैसे वाइल लूप होते हैं। तो वाइल मतलब होता है जब तक, और यहाँ पे सिंटेक्स देख लो आप एक बार, सिंपल समझ में आ जाएगा कि वाइल दिस कंडीशन इज ट्रू दिस कोड शुड बी एग्जीक्यूट। मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना है। ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी, इसमें कंडीशन कैसे डालती है, जैसे ऐसे डालती है। ये एक इंटीजर i इक्वल्स टू 0 मैंने वेरिएबल बना रखा है, और यहाँ पे मैंने लेकर रखा है i लेस देन 5। i मतलब क्या है, 0 5 से छोटा। जब तक 0 5 से छोटा होगा तब तक ये लूप अंदर का कोड चलता रहेगा, अंदर का कोड रिपीट चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0 लेस देन 5 है, तो 0 लेस देन 5 होता है, मतलब ट्रू है। ट्रू है तो ये प्रिंट कर देगा i की वैल्यू को, मतलब 0, और फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे तो i की वैल्यू 0 से हो गई 1, देन 1 लेस देन 5 तो वो भी ट्रू होता है, तो फिर 1 प्रिंट होगा, फिर 2 इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 2 हो जाएगा i की वैल्यू, देन 2 लेस देन 5। ऐसे करके ये जब तक i जो है ये 5 से छोटा रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। आपका आउटपुट में आएगा 0 1 2 3 4, 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 लेस देन 5 नहीं होता। नेक्स्ट अपन आते हैं डू वाइल पे। जैसे वाइल लूप होता है वैसे ही डू वाइल होता है। डू मतलब करो और फिर वाइल मतलब जब तक, ऐसा। तो ये लूप क्या करता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स भी है तो भी ये वाला कोड एक बार चलेगा, इसको डू वाइल लूप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं फॉर लूप पे। फॉर लूप में 3 स्टेटमेंट्स लगती है। ये होता है लूप का स्टार्टिंग पॉइंट, लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, ये सेकेंड एक्सप्रेशन है जहाँ पे लूप एंड होगा, मतलब लूप कब तक चलेगा, जब तक ये ट्रू होगा, एंड एन आई प्लस प्लस जिसमें आई का इंक्रीमेंट होना, दैट्स इट। ये होता है लूप, फॉर लूप। नेक्स्ट आते हैं नेस्टेड लूप पे। नेस्टेड लूप में क्या होता है, लूप के अंदर लूप को हम लोग नेस्टेड लूप बोलते हैं। जैसे ये एक लूप है फॉर लूप, इस फॉर लूप के अंदर एक और लूप है इनिंग लूप। ये लूप चलेगा इसका एक सर्कल और ये लूप का पूरा सर्कल, फिर ऊपर आएगा इस लूप का सेकेंड सर्कल और इस लूप का अगेन फिर से पूरा सर्कल, ठीक है।
मतलब इस लूप के वर्किंग में अगर कोई दूसरा लूप आया है तो वो लूप पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद ही ऊपर वाला लूप चलने वाला है। इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप। और अगर इस लूप के अंदर भी कोई लूप है, हो सकता है अगर इसके अंदर भी कोई लूप है तो फिर क्या होगा, ये लूप का एक सर्कल चलेगा और ये लूप का पूरा सर्कल चलेगा, लेकिन इस लूप के भी एक सर्कल पे अंदर वाले का पूरा सर्कल चलना है। ठीक है, पूरे राउंड चलेंगे इसमें। मतलब ये अंदर वाला लूप जब तक ट्रू खत्म नहीं हो जाता तब तक बाहर वाला वेट करेगा, और बाहर वाला जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक ये बाहर वाला वेट करेगा। इस टाइप से नेस्टेड लूप काम करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक तो अभी अपन ने देखा था स्विच केस में, कोई कोड चल जाता है उसके बाद कोड को ब्रेक किया जा सकता है। तो इस ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करके हम किसी लूप को ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे ये लूप कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी हो तब तक चलेगा, लेकिन हम इसको बंद करवाना चाहते हैं आई की वैल्यू जब 4 हो जाए तब। तो मैंने यहाँ पे इफ लगा दिया आई इक्वल्स टू 4 देन ब्रेक। तो इस टाइप से मैं किसी लूप को ब्रेक भी कर सकता हूँ। और कंटिन्यू क्या काम करता है, कंटिन्यू लूप को ब्रेक नहीं करता, कंटिन्यू क्या करता है, उसको कंटिन्यू कर देता है। मतलब आई की वैल्यू जब 4 होगी तो ये यहीं से इसको रिटर्न कर देगा ऊपर, इसको नीचे नहीं आने देगा। ठीक है, तो जैसा आउटपुट क्या आएगा इसमें अपने को स्क्रीन पे 0 1 2 3 और 4 आएगा क्या, 4 के टाइम पे इसको आगे पहुंचा देगा और फिर 5 आएगा आउटपुट, फिर 6 7 8 9 तक चलेगा। ठीक है, इस टाइप से ये लूप चलने वाला है। नेक्स्ट अपन आते हैं एरे पे। एरे क्या होता है, एरे एक वेरिएबल जैसे ही होता है, लेकिन वेरिएबल के अंदर हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और एरे के अंदर क्या होता है कि एक ही वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। फिर से समझो, जैसे एक ग्लास के अंदर आप एक ही लिक्विड रख सकते हो, ऐसे ही एक एरे के अंदर आप मल्टीपल लिक्विड्स या फिर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू रख सकते हो, या तो इंटीजर रख सकते हो, या मतलब ऐसा नहीं है, ये तो है ही सही। देखो एक वेरिएबल के अंदर आप जैसे एक इंटीजर वेरिएबल है तो उसमें एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो, लेकिन एरे के अंदर एक ही वेरिएबल के अंदर आप मल्टीपल इंटीजर्स को स्टोर कर सकते हो, मल्टीपल फ्लोट, मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हो, है ना। लेकिन इसमें कुछ रूल्स होते हैं कि आपको एक ही टाइप का डेटा स्टोर करना है, आप अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर नहीं कर सकते एरे के अंदर। जैसे आपने एक एरे वेरिएबल बना रखा है इंट -+, मतलब ऐसा है कि इसके अंदर इंटीजर ही रहेंगे, आप कितने भी रख सकते हो आप, लेकिन एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल इंटीजर्स रख सकते हो आप, लेकिन इंटीजर ही रखोगे, फ्लोट नहीं रख सकते, कैरेक्टर नहीं रख सकते, बुलियन नहीं रख सकते, लाइक दिस। सेकेंड चीज इसमें क्या होती है कि एरे में जो हर एक एलिमेंट, इनको सबको एलिमेंट बोला जाता है। एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स को एक इंडेक्स नंबर मिलता है, हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स मिलता है। इंडेक्स स्टार्ट होता है हमेशा 0 से, तो ये हो रहा है 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, और अगला आएगा तो वो 4 पे आएगा। तो हर एक एलिमेंट को हम इंडेक्स से एक्सेस कर भी सकते हैं। ठीक है, ये होता है एरे की बेसिक सी चीज़ें। फिर नेक्स्ट अपन आते हैं सी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, किसी भी शब्दों का समूह को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे हेलो वर्ल्ड, ये 2 शब्द हैं, ये दोनों शब्दों का एक समूह है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रिंग। ये होती है स्ट्रिंग। नेक्स्ट अपन आते हैं यूजर इनपुट पे। यूजर इनपुट क्या है, यूजर आउटपुट करने के लिए तो हमारे पास प्रिंटफ फंक्शन था जिससे स्क्रीन पर हम आउटपुट कर सकते थे, लेकिन यूजर से इनपुट लेना है तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन आता है स्कैनएफ। स्कैनएफ से हम लोग फंक्शन यूजर से इनपुट ले सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक ब्लैंक वेरिएबल है मेरे पास इंटीजर टाइप का, मैंने एक स्क्रीन पर आउटपुट दिखाया पहले यूजर को प्रिंटफ से, प्रिंटफ आउटपुट फंक्शन है, इससे मैंने एक आउटपुट दिखाया टाइप अ नंबर, और यूजर जो भी नंबर टाइप करेगा उसको हम स्कैनएफ से स्कैन कर लेंगे। किसमें, इस ब्लैंक वेरिएबल के अंदर। ये स्कैनएफ फंक्शन है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर %d क्योंकि इंटीजर डालेगा यूजर, और रेफरेंस ऑफ माई नम, मतलब इस वेरिएबल का रेफरेंस हमने स्टोर कर दिए हैं। यूजर ने जो भी नंबर फिल किया, यूजर ने मान लो इनपुट डाला 55, तो 55 स्टोर कर लेंगे हम इस वेरिएबल के अंदर। दैट्स इट। तो ये होता है यूजर से इनपुट लेने का तरीका, स्कैनएफ फंक्शन। और फिर अब आप जब इस वेरिएबल को प्रिंट करके देखोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा 55, या जो भी यूजर ने इनपुट डाला होगा वो। अब आते हैं अपन मेमोरी एड्रेस पे। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, सी में बहुत बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, मेमोरी एड्रेस पे आते हैं। मेमोरी एड्रेस क्या होती है, सिंपल। जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं सी में, तो उस वेरिएबल को एक मेमोरी एड्रेस असाइन होता है। ठीक है,
व्हेन अ वेरिएबल इज क्रिएटेड इन सी अ मेमोरी एड्रेस इज असाइन टू द वेरिएबल, उसमें उस वेरिएबल को एक मेमोरी एड्रेस असाइन होता है। द मेमोरी एड्रेस इज द लोकेशन ऑफ वेयर द वेरिएबल इज स्टोर ऑन योर कंप्यूटर। आपके वेरिएबल, आपके कंप्यूटर के अंदर वो वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा, उस एड्रेस को मेमोरी एड्रेस कहते हैं। ठीक है। व्हेन वी असाइन ए वैल्यू टू द वेरिएबल, जब हम उस वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वह उसी मेमोरी एड्रेस पर जाकर स्टोर होती है। समझो, फिर से समझो। जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं सी के अंदर तो उस वेरिएबल को एक मेमोरी एड्रेस असाइन होता है, और उस वेरिएबल में जब हम कोई वैल्यू देते हैं तो वो वैल्यू उसी मेमोरी एड्रेस पर जाकर असाइन होती है, स्टोर होती है, सॉरी। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेमोरी एड्रेस। मतलब कोई भी वेरिएबल आपके कंप्यूटर में कहीं ना कहीं तो सेव हो गई सही, और जहाँ पर भी वो सेव हो रहा है उसी एड्रेस को हम लोग मेमोरी एड्रेस कहते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट आता है पॉइंटर। अब ये जो मेमोरी एड्रेस था, इसी मेमोरी एड्रेस को वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हमें पॉइंटर वेरिएबल चाहिए। मतलब ये जो मेमोरी एड्रेस होता है ये हेक्साडेसिमल में होता है, और इसी मेमोरी एड्रेस को सेव करना है हमें, तो हमें एक और वेरिएबल चाहिए, और उस वेरिएबल को हम लोग पॉइंटर वेरिएबल बोलते हैं। देखो, अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, है ना, एज इट्स वैल्यू। मतलब किसी दूसरे वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को एज इट्स वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें पॉइंटर वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। दैट्स इट। पॉइंटर वेरिएबल्स पॉइंट करता है कि किस टाइप का डेटा कहाँ पर, मतलब उस मेमोरी का एड्रेस क्या है, ये पॉइंट करता है। ठीक है। मेमोरी एड्रेस क्या होता है, किसी वेरिएबल का एड्रेस होता है कि वो वेरिएबल कहाँ पर स्टोर होगा, उसका एड्रेस। जब वेरिएबल बनाते हैं हम लोग तो हमारे कंप्यूटर में एक मेमोरी असाइन होती है, उसको मेमोरी एड्रेस असाइन होता है ना, एक लोकेशन असाइन होती है, उसको मेमोरी एड्रेस बोलते हैं। और जब उस वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करी हमने तो वो उसी मेमोरी एड्रेस पे जाकर स्टोर होती है। ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस क्या होता है? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। मतलब एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है फंक्शन के अंदर जो कोड तभी चलता है जब आप उस फंक्शन को कॉल करते हो, उसी को फंक्शन कहते हैं। और उस फंक्शन के अंदर हम डेटा पास कर सकते हैं जिसे हम पैरामीटर्स के नाम से जानते हैं। फंक्शन दो टाइप्स होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस मतलब वो फंक्शंस जो पहले से डिफाइन है सी के अंदर, जैसे प्रिंट एफ होता है, मेन फंक्शन होता है, स्कैन एफ होता है, ये प्री डिफाइंड फंक्शंस है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है, जिसको हम खुद बनाते हैं, मतलब डेवलपर खुद बनाता है, जिसको यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। जैसे ये एक फंक्शन का कोड है जिसमें वॉइड क्या है, किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है। अगर कोई फंक्शन का रिटर्न टाइप नहीं है तो हम वॉइड लिखते हैं, और अगर है तो वो रिटर्न टाइप लिखते हैं, जैसे इंटीजर, जैसे इंट मेन फंक्शन में हम लोग इंट लिखते हैं। ऐसे यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो वॉइड लिखना है। वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं, खाली। और ये रहा आपके फंक्शन का नाम, सिंपल। और अंदर जो भी कोड लिखोगे वो तभी चलेगा जब आप उस फंक्शन को कॉल करवा रहे हो, तब, नहीं तो नहीं चलेगा। दैट्स, ये होते हैं फंक्शंस। अब रिकर्जन की बात करते हैं तो सी में रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कोई फंक्शन खुद ही को कॉल कर सकता है। ठीक है। रिकर्जन इज द टेक्निक ऑफ मेकिंग अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। This technique provides a complicated situation. This technique provides a way to break complicated problems break down into simple problems which are easier to solve. जो complicated problems होती है उनको easy तरीके से solve करवाने के लिए recursion हमारी help करता है, क्योंकि recursion की help से हम लोग same function को फिर से call करवा सकते हैं। मतलब without loop के हम same code चलवा सकते हैं again and again। ठीक है। अब next है, जो last है आज C फाइल्स का। देखो, सी में हमें फाइल से रिलेटेड काम करने के लिए भी कोड मिलता है। इसमें क्या होता है, अगर मुझे कोई फाइल क्रिएट करना है कोड से तो मैं सी फाइल्स का यूज़ कर सकता हूँ। मतलब अगर मुझे कोई फाइल्स नहीं क्रिएट करवाना है कोड से तो मैं सी फाइल का यूज़ कर सकता हूँ। जिसमें क्या करना है, मुझे फाइल का पॉइंटर बनाना है *fptr, और fptr के अंदर मुझे स्टोर करना है fopen फंक्शन का रिस्पॉन्स। और fopen फंक्शन के अंदर पहला जो पैरामीटर रहता है वो रहता है फाइल का नेम एंड देन मोड। और मोड में आप W, R और A तीन मोड यूज़ कर सकते हो। W मतलब होता है राइट, मतलब उस फाइल, ये फाइल अगर नहीं है तो ये फाइल क्रिएट होगी पहले। ठीक है। और F क्लोज कर दिया मैंने, तो इस फाइल को मैं क्लोज कर पा रहा हूँ। तो इस फाइल को ओपन किया था F ओपन से, इसको क्लोज कर दिया मैंने। दैट्स इट।
W अगर मैंने यूज़ किया हुआ है तो वो फाइल क्रिएट हो जाएगी, और अगर वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो वो फाइल ओपन हो जाएगी, ताकि उस फाइल के अंदर मैं कुछ लिख पाऊँ, चेंज कर पाऊँ। ठीक है, फिर मुझे फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा fprintf। उस फंक्शन की हेल्प से मैं इस फाइल के अंदर कोई डेटा डाल सकता हूँ। ये होता है W वाला मोड। नेक्स्ट अपन आते हैं A पे। A मतलब होता है अपेंड। अपेंड मतलब नया डेटा ऐड करना, चेंज करना नहीं। मतलब पहले से अगर उसमें लिखा हुआ था हेलो कोडिंग शिक्षा, तो फिर से अगर मैं कुछ लिखता हूँ हेलो देवास, तो उसमें ऐसा नहीं आना चाहिए कि हेलो कोडिंग शिक्षा हट जाए और हेलो देवास ही रहे, मतलब ये तो चेंज हो गया। अपेंड क्या करेगा कि हेलो कोडिंग शिक्षा के आगे ही हेलो देवास लिखा रहे। इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर W की जगह A मोड यूज़ कर सकते हैं और fprintf फंक्शन यूज चला सकते हैं। अगेन R मोड यूज़ करूँगा तो मैं किसी फाइल के अंदर जो डेटा है उसको अगर मैं अपने कोड में लाना चाहता हूँ तो मैं R मोड की हेल्प से उस डेटा को रीड भी कर सकता हूँ, और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे हम लोग, एंड देन उस वेरिएबल को प्रिंट करना है या कैसे भी यूज़ करना है कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, 3 मोड है, सॉरी, W, R और A, राइट, रीड एंड अपेंड। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है C में फाइल से रिलेटेड, बट बेसिक्स तो यही है। ये थे कुछ बेसिक्स से जो टॉपिक्स थे जो C के अंदर थे, और आई होप कि सब समझ में आए होंगे आपको, क्योंकि ये एक रिवीजन क्लास है समझो, क्योंकि इसमें डिटेल में तो सब चीज़ों के पीछे जाएंगे नहीं, क्योंकि ट्यूटोरियल में और रिवीजन में डिफरेंस है। तो हमने एक बेसिक रिवीजन देखा जिसमें क्या चीज़ें क्या क्या होती है। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखना, थोड़ा सा वीडियो स्लो करके भी आप देखो तो समझ में आएगा, क्योंकि डिटेल इन्फॉर्मेशन तो इसमें मिली है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।